वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस डेमोलिशन। यह फिल्म एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा है। इसे डायरेक्ट किया था जीन मार्कवेल ने। इसमें लिखाई का काम किया था ब्रायन सीप ने। फिल्म में मुख्य रूप से अदाकारी की थी जेक गिलेनहॉल, नामी वर्ट्स और क्रिस कूपर ने। फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। बाद में फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स ने इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया था। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये कहानी है डेविस की। वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर है एक फर्म में। दरअसल ये फर्म भी उसके फादर इन लॉ फिल ने फाउंड किया था। डेविस की शादी जूलिया से हुई है और इस तरह डेविस एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है। पर आज बड़ा हादसा हो गया। जब जूलिया कार चला रही थी तब डेविस भी उसके साथ था। इतने में एक दूसरी गाड़ी ने आकर इन्हें टक्कर मार दी और इस एक्सीडेंट से जूलिया की मौत हो गई। डेविस को भी काफ़ी चोटें आई इन सब में और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पर अब वो धीरे धीरे इन सब से रिकवर कर रहा है। हॉस्पिटल में जब वो रिकवर करते हुए एक वेंडिंग मशीन के पास पहुंचा कुछ कैंडी लेने, तभी मशीन अचानक से ख़राब हो गई। इस पर डेविस को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत ही इस वेंडिंग मशीन के मैन्युफैक्चरर को कंप्लेन लिखी। गुस्से में उसने मशीन से जुड़े अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को लिखा। इस समय तो वो वैसे ही नाखुश है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि अपनी पत्नी को खो चुका है। इन सब का गुस्सा भी उसने इस मैन्युफैक्चरर पर ही उतार दिया। अब कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से कैरेन उससे कम्युनिकेट कर रही है। धीरे धीरे वो उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही है और साथ ही मशीन में हुई गड़बड़ी के लिए माफ़ी मांग रही है। इसी क्रम में अक्सर इन दोनों की बातें होती रहती हैं। बातों के सिलसिले ने धीरे धीरे एक दूसरे की निजी ज़िंदगी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बातों बातों में दोनों अपनी ज़िंदगी के बर्डन को एक दूसरे से शेयर करते हैं। डेविस ने कहा, अपनी पत्नी को खोने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कहीं की चीज़ कहीं रख देता हूँ, किसी चीज़ का गुस्सा किसी पर भी उतार देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पर अपना आपा खो बैठता हूँ। कैरेन भी अपनी कहानी डेविस से बताती है, पर उसकी बातों का स्टाइल बड़ा अनइमोशनल है। वो कोई गम भी बड़े फ़नी तरीके से बताती है। अब डेविस ने भी धीरे धीरे उसी का स्टाइल कॉपी कर लिया है। दरअसल वो कैरेन के अनइमोशनल स्टाइल से इतना इन्फ्लुएंस हुआ है कि वो भी उसी की तरह हो गया है और यही अनइमोशनल तरीका वो अपने ऑफिस में भी कैरी करता है। ऑफिस में सभी देखकर ये हैरान है कि डेविस इतना नॉर्मल कैसे है। उसे कुछ तो इमोशन शो करने चाहिए अपनी पत्नी के जाने पर वो है जो कि बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। ट्रेन में चढ़ते हुए एक व्यक्ति जो कि हमेशा उसके साथ ही इस ट्रेन में ट्रेवल करता है, आज उसने उसे कह ही दिया। ऐसा लगता है कि मैं जूलिया से प्यार ही नहीं करता था। मैं बिल्कुल भी उदास नहीं होता, ना ही मुझे कोई तकलीफ़ होती है, कुछ भी नहीं होता। अब जैसे जैसे उसका इमोशनल स्टेट चेंज हो रहा है, वो बड़े ही डांवाडोल तरीके से बिहेव कर रहा है। आज उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई स्टेशन वैगन उसका पीछा कर रही है। आजकल उसका किसी से भी कनेक्शन बन नहीं पाता। कनेक्शन बनता है तो बस अप्लायंसेस से और उनके अंदर इस्तेमाल की हुई चीज़ों से। वो इन्हीं सब में डूबा रहता है। वो एक छोटे टूल किट का इस्तेमाल करता है हाउस होल्ड अप्लायंसेस को डिसमेंटल करने के लिए। कभी कभी तो अपने ऑफिस के वर्क कंप्यूटर को भी डिसमेंटल कर देता है, बाथरूम के स्टॉल को भी डिसमेंटल कर देता है। ये सब भी कम नहीं पड़ा डेविस के लिए, तो उसने फिल से कहा, मैं आपके 120 साल की दादी की घड़ी जो कि ऑफिस में पड़ी है उसे भी डिसमेंटल करना चाहता हूँ। अब तो फिल को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डेविस को हुआ क्या है। अब कैरेन भी डेविस से मिलना चाहती है। उसने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है और आज वो उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही है जिसमें कि डेविस अक्सर करता है। यहाँ उसने उससे बातें की पर अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं बताई। पर बातों बातों में उसने अपनी कुछ आइडेंटिटी उसे डिस्क्लोज़ कर ही दी। ये गलती वो कर बैठी और उसे पता भी नहीं चला। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ डेविस ने उसे ट्रैक डाउन करना शुरू किया और फाइनली उसने उसका घर ढूंढ ही लिया। यहाँ कैरेन अपने बॉयफ्रेंड और बॉस काल के साथ रहती है। उसके साथ उसका 15 साल का शरारती लड़का क्रिस भी रहता है। अगले कुछ दिनों तक डेविस इस घर के चक्कर लगाता रहा। थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि काल एक लंबी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और जैसे वो यहाँ से गया डेविस ने इस घर में एंट्री मारी या उसने क्रिस से बातें करनी शुरू कर दी। क्रिस के इस उम्र में उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए जो कि बिल्कुल उसके जैसा हो और उसके साथ टाइम स्पेंड करे, और डेविस के रूप में ऐसा दोस्त मिल भी गया है और इस तरह इन दोनों के बीच एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप डेवलप हुई है। शुरू में तो क्रिस डेविस को नापसंद करता था, पर बाद में धीरे धीरे उसने उसे पसंद भी करना शुरू किया और उसे अपने मेंटोर के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया। इन सब में फिल ने जूलिया के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया है। ये फाउंडेशन एनुअल स्कॉलरशिप का अवार्ड देगा। इस इवेंट पर डेविस का भी यहाँ पर आना हुआ और वो एक अवार्ड कैंडिडेट्स के साथ बड़े ही मजाकिया तरीके से पेश आने लगा। उसकी बड़ी डिसरिस्पेक्ट की यहाँ पे।
जूलिया के बेनिफिशियरी में नाम है डेविस का। जूलिया के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी है $2.6 मिलियन की। यहाँ पर फिल डेविस से बार बार कह रहा है कि क्यों ना वो उस फंड को इस फाउंडेशन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दे। इस समय डेविस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, पर इस ट्रांसफ़र के लिए अभी वो अनडिसाइडेड है। अगले दिन डेविस पहुंचा एक हार्डवेयर स्टोर और यहाँ पर उसने एक डेमोलिशन टूल खरीदा। बाद में उसने एक बुलडोज़र भी खरीदा। इसके बाद उसने क्रिस को बुलाया हेल्प के लिए और उसकी हेल्प के साथ अपना खुद का घर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इन सब में उसे जूलिया का अल्ट्रासाउंड मिला पिछले साल का। इसे देखकर वो और भी उदास हो गया। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि जूलिया ने इन सब के बारे में उसे पहले नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद एक क्लाइमैक्टिक नाइट आई और इसकी वजह से सबका बिहेवियर अब चेंज हो गया है। डेविस कैरन को लेकर पहुंचा स्कॉलरशिप विनर वाली पार्टी में। इन सब में जूलिया के पेरेंट्स को काफ़ी ट्रबल हुई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डेविस कब नॉर्मली बिहेव करना शुरू करेगा। इस पार्टी में एक यंग मैन ने कैरन पर फ्लर्ट करना शुरू किया। कैरन को बड़ी हंसी आई जब यहाँ मौजूद सब ने उस यंग मैन को अवार्ड विनर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ डेविस ने जूलिया के बारे में अनाउंस किया कि जूलिया प्रेग्नेंट थी और सबसे इस बात को छिपा के रखा था। इस क्लाइमैक्टिक नाइट ने सबके बिहेवियर में चेंजेस ला दिए हैं। सभी आपस में उल जुलूल बातें करके आपस में हंस रहे हैं। जूलिया की माँ को भी न जाने क्या हो गया है। वो डेविस के पास गई और कहा, तुम्हारी वाइफ किसी और को डेट कर रही थी और जो बच्चा उसके पेट में था वो तुम्हारा नहीं बल्कि उसी का था और मैंने ही उसे एडवाइस किया था अबॉर्शन के लिए। इस बात पर भी सब हंस पड़े। पार्टी के अगले दिन वापस कैरन के घर आकर डेविस देखता है कि कार्ल वापस आ गया है। वो उन लेटर्स को पढ़ रहा है जिन्हें डेविस ने लिखा था कैरन को। इसे पढ़कर उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने डेविस को खूब मारा। अब जबकि उसे पता चल चुका है कि डेविस यहाँ रोज़ आता था, क्रिस से उसकी दोस्ती थी, इसके लिए उसने क्रिस को भी खूब मारा। इसके बाद यहाँ से हताश डेविस पहुँचा अपनी वाइफ के कब्र पर। यहाँ उसे फॉलो करते हुए स्टेशन वैगन भी आई और इसमें एक आदमी उतरा फूल लिए हुए। दरअसल ये इंसान और कोई नहीं बल्कि माइकल है। माइकल ही वो शख्स है जिसने अपनी कार चलाते हुए जूलिया का एक्सीडेंट कर दिया था और जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। यहाँ माइकल ने डेविस से माफ़ी मांगी। डेविस ने कहा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो होना ही था। ऐसा कहते हुए उसने माइकल को माफ़ कर दिया है। डेविस यहाँ पर खड़ा ही था कि अचानक से जूलिया की मेमोरी उसके सामने आने लगी। उसके सामने वो सारी इमेजेस चलने लगी जो कि उसने जूलिया के साथ बिताई थी। अब उन सारे पलों को यहाँ पे देख पा रहा है। उसे ये भी याद आ रहा है कि वो जूलिया के साथ कितना खुश था। ये सब याद करते हुए वो रो बैठा। अब ये पहली बार है जब वो अपनी बीवी को खोने के बाद रोया है। अब उसे एहसास हो रहा है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, पर इसी बहाने उसके अंदर के इमोशंस बाहर तो आए। वो पहुंचा फिल के पास और कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और इसी क्रम में उस कैरोजल यानी मैरी गो अराउंड को रिफर्बिश करने में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। दरअसल इस कैरोजल का डेमोलिशन होने वाला था, पर अब डेविस इसे अपनी वाइफ जूलिया के मेमोरी के तौर पे रखना चाहता है। वो इसे एक मेमोरियल बनाना चाहता है। यहाँ डेविस जूलिया की रूह को महसूस कर पा रहा है। इसके बाद उसे एक लेटर रिसीव हुआ क्रिस से। क्रिस लिखता है, मैं अब काल की मार से रिकवर कर पा रहा हूँ। अब वो चोटें धीरे धीरे भरने लगी हैं और मेरी माँ ने अब काल को छोड़ दिया है और ये तुम्हारे लिए एक FYI है। मैं चाहता हूँ कि तुम पियर 64 पे इस सैटरडे को 11 बजे की सुबह मुझे मिलो। डेविस यहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि रिवर के दूसरी साइड की बिल्डिंग को डेमोलिश किया जा रहा है। डेविस ने चारों तरफ क्रिस को ढूंढा पर उसे नहीं दिखा। दरअसल क्रिस इस समय दूर खड़ा दूरबीन से उसे देख रहा है, पर उसके साथ अब भी वो आँख मिचौली खेलना चाहता है, इसीलिए उसके सामने नहीं जा रहा। क्रिस ने लंबे समय के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा है। इस बार डेविस पहले से ठीक हो गया है, अब वो नॉर्मल है। वो यहाँ पे क्रिस को देख तो नहीं पाया पर उसके चेहरे पे स्माइल थी। अब वो अपनी बीवी को खोने का गम भुला चुका है। उसने देखा कि कुछ बच्चे बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। डेविस और भी तेज़ी से दौड़ा और उन सब को पीछे छोड़ दिया। खुशी से वो झूम उठा और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये कहानी एक इंसान कैसे अपने दर्द को छिपाने के लिए अपनी इमोशन ही छिपा बैठता है उसे बयां करती है। पर जब उसने अपनी लेट वाइफ की कब्र पर आंसू बहाए, चिल्ला के रोया, तब वो धीरे धीरे इन सब से उभर पाया और एक नई ज़िंदगी शुरू की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।